नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स, उनके आर्टिकल्स को पढ़ना समझना, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रोज़ ऐसे ही बढ़िया आर्टिकल्स लेकर आते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। क्योंकि हमें लगता है मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में बहुत है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। जब बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना हो तो टाइम लगता है थोड़ा समझने में कि इसे किस तरीके से पढ़ना है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं हेल्प के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। यूएस टू सपोर्ट इंडियाज 50,000 ई बसेस प्लान। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। इंडिया एम कर रहा है कि हमारे 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस हो 2027 तक सड़कों पे। ठीक है, अब मैं कई सारे स्मॉल टीयर टाउन्स में, अगर लो टीयर टाउन्स में भी जाऊं तो वहां पे मुझे अब इलेक्ट्रिक बसेस दिखते हैं। सो ये हो तो रहा है तेजी से। एंड यहाँ पे एक जॉइंट फाइनेंस मैकेनिज्म होगा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। $390 मिलियन, ठीक है, ये फंड बना है और ये एक्ट करेगा एज अ गारंटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स सीकिंग लोन्स। तो जब आप बैंक आते हैं, अगर आपका स्टार्टअप हो, लोन लेने जाएंगे तो आप कोलैटरल क्या देंगे, क्या प्रूफ है, कोई गारंटर है आपका? तो यहाँ पे ये काम आएगा। ठीक है, जब उन्हें लोन लेना होगा स्टार्टअप्स को, जो भी इलेक्ट्रिक बसेस के लिए स्टार्टअप्स या कंपनीज, राइट, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्हें लोन चाहिए, तो ये यहाँ पे उनकी काफ़ी मदद होगी इससे। तो यहाँ पे इंडियन और यूएस ऑफिशियल्स दोनों का ये कहना था कि ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक बसेस का, ये एक्सपांड हो अच्छे से और इसमें कोई दिक्कतें ना आए। एज ऑफ नाउ इंडिया में 12,000 ई बसेस हैं ऑपरेशन में। ठीक है, और जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ये होगा यहाँ पे $150 मिलियन यूएस गवर्नमेंट देगी। और फिलेंट्रॉपिक ग्रुप्स भी होंगे यहाँ पे। फिलेंट्रॉपिक ग्रुप्स कौन से होंगे? जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओज बोलते हैं हम इंडिया में, वैसे। और $240 मिलियन यहाँ पे होगा इंडियन गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये होगा बेड रॉक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉर बिल्डिंग आउट फाइनेंशियल सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एट स्केल इन इंडिया। दे वांट कि इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है एट स्केल आए, मतलब बड़े स्केल पर आए, बड़ा अडेप्टेशन हो। ठीक है, एंड वो ये चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फंड डिप्लॉय किया है और इसीलिए अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने प्रीवियसली इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज सर्विस, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये रेंट कर सकते थे बसेस पब्लिक एंटिटीज को और मंथली पेमेंट कलेक्ट कर सकते थे 12 साल तक। और इसकी वजह से जो लोकल अथॉरिटीज हैं ये अपने कॉस्ट को कम कर सकती थी और बसेस भी अफोर्ड कर सकती थी। तो यहाँ पे क्या किया था गवर्नमेंट ने? ट्रांसपोर्टेशन एज अ सर्विस एक प्रोग्राम शुरू किया। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स रेंट करेंगे बस पब्लिक एंटिटीज को, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक एंटिटी, ठीक है, उससे रेंट करेंगे, मंथली पेमेंट लेंगे 12 साल तक। तो क्या हो गया? बस खरीदने की जगह आप रेंट पे ले लोगे, है ना, और फिर उसको रन करोगे, तो आपके लिए कॉस्ट कम हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अनसर्टेन रिटर्न्स था, जो व्हीकल मेकर्स है, जो मैन्युफैक्चरर है, उन्हें तो टेंशन होगी ना कि पहले हमारी बस बिक रही थी लेट्स से 40 लाख 50 लाख में, अब वो रेंट पर जा रही है, फिर ये रेंट पे लगेगी या नहीं, 12 साल में कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो ये खत्म हुआ और अब जो है ये जो नई फंड आई है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी गेम चेंजर हो सकती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हेल्प कर सकती है हमारे मैन्युफैक्चरर्स को। आते हैं अगले आर्टिकल पे। कनाडा सर्जिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग फ्यूल्स रिवर्स माइग्रेशन। अब देखिए, माइग्रेशन वर्ड आपने सुना होगा कनाडा के साथ, लेकिन अब क्या हो रहा है? रिवर्स माइग्रेशन। सो विच इज अ वेरी न्यू थिंग अगर आप देखें किसी भी वेस्टर्न कंट्री के लिए। तो एक सेकेंड मैं इसे थोड़ा सा जी। तो यहाँ पे द ड्रीम ऑफ मेकिंग इट बिग इन कनाडा is turning into a battle for survival for many immigrants। अब जब बहुत लोग कनाडा चले जाते हैं कि भाई हमारी कंट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ कंपटीशन कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया है, लेकिन हो ये रहा है कि लोग वहां जाकर पता चल रहा है उन्हें कि वो कितने गलत हैं। वहां पर इस वक्त चल रहा है सरवाइव करना ही एक बैटल फॉर सर्वाइवल हो गया है, नॉर्मल तरीके से नॉर्मल जिंदगी जीना बहुत सारे इमिग्रेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ बहुत ही ज़्यादा है, रेंटल शॉर्टेजेस हैं, अगर आप देखें रेंट के लिए आप घर ढूंढने जाएं, ठीक है, इमिग्रेशन नंबर्स उतने ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं जितनी धीमी गति से घर बन रहे हैं वहाँ नए। ठीक है, तो इसकी वजह से रेंटल इश्यूज हैं, घर खरीदने बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यू कमर्स हैं उन्हें अब वापस जाना पड़ रहा है कनाडा से, इसकी वजह से। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जो इमिग्रेशन है, ठीक है, उसे अपना मेन वेपन बनाया था ऑफ कोर्स, क्योंकि चाइना में
क्या इशू थे? दो इशू थे। देखिए, एक तो एजिंग हो रही थी, पॉपुलेशन काफी एज कर रहा था, और पॉपुलेशन जो है स्लो भी हो रहा था। पॉपुलेशन ग्रोथ थी ही नहीं कनाडा में, फर्टिलिटी इश्यूज बहुत है अगर मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए बाहर से इतने माइग्रेंट्स को बुलाते हैं वो, क्योंकि फिर कनाडा के लोग नहीं पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पा रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इकोनॉमी में मेजोरिटी ऑफ लोग बूढ़े हो जाएंगे और यंग लोग रहेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे अभी कनाडा का जो पॉपुलेशन है ये फास्टेस्ट क्लिप से बढ़ा है, मोर देन 6 डेकेड्स, ठीक है। और ये कैसे बढ़ा? इमिग्रेंट्स की वजह से बढ़ा। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये रिवर्सल हो रहा है। अब जो इनके पास एक लास्ट उपाय था कि भाई ठीक है हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, अब वहां भी उल्टा हो रहा है। लोग जो आ रहे हैं वो वापस अपने घर चले जा रहे हैं। इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2023 करीब 42,000 लोग कनाडा से चले गए, ठीक है। तो अब ये ऐड हो गया टू द 93,818 पीपल जो गए थे 2022 में, और 85,927 एग्जिट्स हुए थे 2021 में। तो जो रेट ऑफ इमिग्रेंट्स हैं जो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं ये 2 दशकों के हाई पर है इस वक्त, ठीक है। 2019 में अगर आप देखें 2019 में आई थिंक यहाँ पे हमें डेटा इन्होंने शायद मेंशन नहीं किया, लेकिन 2019 का जो हाई डेटा था ये था सबसे हाई पिछले 20 सालों में। और हमने देखा कि 93,000 कुछ गए हैं 2022 में, 2021 में 85,927। तो यहाँ पे भी एक इंक्रीजिंग आप देखेंगे ट्रेंड है, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं ये डाउन कब हुए? पैंडेमिक लॉकडाउन के वक्त। ऑफ कोर्स वहाँ पे जाना, वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल था, और वहाँ जाना भी उस वक्त बहुत मुश्किल था क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे। तो उनका कहना है कि while that is fraction of 2,63,000 who came to the country over the same period, तो इसी सेम पीरियड में 2,63,000 वापस नए लोग भी आ गए कंट्री में। तो जो इमिग्रेशन है वो तो ओवरऑल बड़ा ही, क्योंकि जो नेट है वो इनफ्लो था, नेट आउटफ्लो नहीं था, राइट। क्योंकि ज्यादा लोग आए, 2,63,000 लोग आए इस पीरियड में, और गए कम लोग। लेकिन ये जो ट्रेंड है, आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई अगर आप करें यहाँ पे, तो किस तरीके से जो बाहर जाने वाले लोग हैं, वापस घर जाने वाले लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे कनाडा को जरूर कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी को लेके। वहाँ पे हाउसिंग अगर आप देखें तो इतना एक्सपेंसिव है कि एक मिडिल क्लास आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता घर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें हाउसिंग के अलावा, इसी की वजह से जो लोग बच्चे वहाँ जाते हैं वो रेंटल इनकम भी नहीं पे कर पाते हैं। साथ में जॉब्स, अगर आप जॉब्स की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर्स में हैं, और बाकी जो जॉब्स हैं वो ऐसी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म वहाँ पे सरवाइव करें उस तरीके की जॉब्स करके अपनी पूरी जिंदगी वहाँ काट दें, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हुआ कि अगर आप इमिग्रेंट्स ला रहे हैं जो एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, तो आपको उनके लिए काम भी जरूर रखना होगा कनाडा में, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रखनी होंगी। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे आर्टिकल्स। एप्पल शट्स थर्ड पार्टी एप्स इनेबलिंग आई मैसेज ऑन एंड्रॉइड। तो एप्पल ने सैटरडे को कहा कि शट डाउन कर रहा है सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जिन्होंने इनेबल किया था एंड्रॉइड डिवाइसेस को टू यूज आई मैसेज सर्विस टू कम्युनिकेट विद आईफोन यूजर्स। जी हाँ, अगर आप एंड्रॉइड पे हैं तो ऑफकोर्स आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी तरीके के ऐप्स को यूज करने से। ऐसा हो जाता है कि लोग आई मैसेज सर्विस भी यूज कर रहे थे एंड्रॉइड पे कुछ एप्लीकेशंस की मदद से, और वो आईफोन जो लोग यूज कर रहे हैं, जो आई मैसेज यूज कर रहे हैं, उनसे वो कम्युनिकेट कर पाते थे। तो उनका ये कहना है कि हमने स्टेप लिया ताकि हम अपने यूजर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, ताकि हम उस टेक्निक को ब्लॉक कर सकें जिसकी वजह से फेक क्रेडेंशियल्स लोग डालते थे और एक्सेस लेते थे आई मैसेज का, ठीक है। क्योंकि इससे हमें काफी बड़े बड़े रिस्क है, जो कि बात सही हो भी सकती है। मैं कोई सिक्योरिटी और साइबर एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ह्यूमंस could lose control of AI, need override ARM CEO. Of course, फिर से ये repetitive statements ऐसे आते रहते हैं कई। तो the thing I worry about most is humans losing capability over machines. ये कहना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ARM होल्डिंग्स के, ठीक है। जब उन्हें पूछा गया कि what keeps him up at night, ऐसी कौन सा इशू है ऐसा जो आपको सोने नहीं देता रात को, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड उन्होंने कहा कि कुछ बैकडोर होना चाहिए, कुछ सिस्टम होना चाहिए कि हम इन्हें शट डाउन कर सके जब हम चाहें, नहीं तो ये एक बहुत ही बड़े चिंता का इशू हो सकता है। चाइना ने रिपोर्ट किया है फ्लक्चुएटिंग ड्रॉप चाइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस में। अब चाइना से आ रही है एक और नई बीमारी, ठीक है,
काफ़ी लोग इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं। देखिए यहाँ पे अब ये कितनी सच है क्या है ये मैं नहीं कह सकता नंबर्स के बारे में कि कितने लोग हैं, ज़्यादा हैं या कम है, बट ऐसा कंफर्म किया गया है कि ये जो नई हेल्थ इशू है ये भी चाइना से आई है। ठीक है, तो चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा कि वो फ्लक्चुएटिंग डाउन ट्रेंड देख रहे हैं रेस्पिरेटरी इलनेस में अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, और नंबर ऑफ केसेज जो है मेजर मेडिकल फैसिलिटीज में अक्रॉस नेशन वो अब नीचे आए हैं। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स थे जिसमें कहा गया कि जो इलनेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसका रीज़न भी बताया जा रहा है नोवेल वायरस को। ठीक है, कि नोवेल वायरस ही इसका कॉज था। तो इसको दबाने के लिए इन्होंने ये कहा है कि नहीं अब जो है फ्लक्चुएटिंग है लेकिन डाउन ट्रेंड में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।